बहुत बहुत कोटि कोटि स्वागत है। जो भी मित्र अपने सिरों पर, अपने कंधों पर सितारे चमकते हुए या सितारे चमकाना चाहता है, वो हमारे साथ इस मंच पे जुड़ सकता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये जो मंच है वो डिफेंस लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसमें आपको पूरा एक्स ग्रुप का कंप्लीट मटेरियल मिल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी कंटिन्यू चल रही है। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की विशिष्ट पंक्तियों के साथ आज की शुरुआत की जा रही है और बढ़ते हैं हम आगे। तो प्यारे मित्रों, जो आज की हम पंक्तियां मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं, वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि भरा नहीं मन भावों से, भरा नहीं मन भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं मन भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। वीर जवानों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं के.आर. चावड़ा आपका फिजिक्स भौतिक विज्ञान की सभा में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। हम इसी कड़ी को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं और आपके सामने हम डिस्कस करेंगे आज नए चैप्टर के ऊपर। जो हमारा नया चैप्टर है आज क्या है देखिएगा। आज हमारा जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है वो है घर्षण। क्या नाम है चैप्टर का? आज जो हमारा नया चैप्टर है वो है घर्षण या फ्रिक्शन। घर्षण या फिर मैं कहूं फ्रिक्शन। बहुत ही छोटा चैप्टर है, आज ही हम इसको कंप्लीटली अंजाम भी दे देंगे नए चैप्टर के साथ। यस, आ जाएं सभी लोग जल्दी से, सभा शुरू हो चुकी है, जल्दी से फ्रेंड। क्या है घर्षण? देखिए, घर्षण का मतलब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु किसी धरातल पर फिसलती है या गतिशील होती है, तो उसकी गति का विरोध करने के लिए धरातल द्वारा एक स्पर्श रेखीय दिशा में, विपरीत दिशा में एक अवरोधी बल या रेजिस्टिव फोर्स आरोपित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। उसी बल को अपन क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण। गॉट इट? तो जिस तरह से हम सड़क पर चलते हैं, जिस तरह से हम सड़क पर चलते हैं, तो सड़क पर चलते समय हमारी गति का ओपोज करने के लिए कैसे धरती या जमीन जो ग्राउंड है वो एक ओपोजिंग फोर्स एक्ट करवाती है, विरोधी बल आरोपित करती है। उसी बल को अपन क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। मित्रों, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आज हम बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते, कई चीजें हमारी जो है डिस्टर्ब हो जाती। जैसे हम चल नहीं पाते, हम एनी टाइम फिसलते। क्लियर? और बर्फ की चादरों पे या पहाड़ी एरिया पर जहां पे बर्फ की चादर बिखरी हुई होती है, वहां से हम कभी वापस लौट के नहीं आते अगर वहां फंस जाते तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रिक्शन का क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर। तो देखिए, फ्रिक्शन को भी हम पढ़ेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम देख रहे हैं। सुनिए, फ्रिक्शन का क्या मीनिंग है। कि जब कोई वस्तु किसी धरातल पर गतिमान होती है, किसी धरातल पर गतिमान होती हैं, तो वस्तु की गति का विरोध करने हेतु, या करने के लिए हेतु धरातल द्वारा एक विरोधी बल आरोपित किया जाता है, एक विरोधी बल आरोपित किया जाता है।
एक विरोधी बल आरोपित किया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, घर्षण। गॉट इट। अभी सारा समझाऊंगा मित्रों डिटेल से, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। किसी प्रकार की चिंता या शंका करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सुनिए। व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव, when a object move upon any surface, move upon any surface, any surface, then a retarding force, a retarding force act opposite the motion, opposite the motion, opposite the motion, opposite the motion, opposite the motion is called as friction, is called as फ्रिक्शन। उसे अपन क्या कहते हैं, उसे घर्षण कहते हैं। कैसे लगेगा घर्षण, सारी बातें हम पता करने वाले हैं अभी। पहले आप इसकी डेफिनेशन को पढ़िए कि क्या होता है वास्तविकता में घर्षण, क्या रोल है फ्रिक्शन का, अभी समझते हैं हम लोग, देखिएगा। तो अगर फ्रिक्शन को हम समझे मित्रों, तो फ्रिक्शन की कॉन्सेप्ट को हम एक डायग्राम से, सिंपल डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो ये कोई खुरदरा सरफेस सतह है और इस सतह के ऊपर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, दिखाई दे रहा है सभी को। ये ऑब्जेक्ट है, मास कितना है, स्मॉल है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया। ये फोर्स लग रहा है इस दिशा में, तो ये फोर्स एफ है फ्रेंड। कल इसमें कोई एरर हो गया था, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, बाकी ठीक था। तो देखिए, फ्रिक्शन फोर्स एफ एक्ट होता है जिससे ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्प्लेस होने लगता है। पर उसी कंडीशन में आप जानते हैं कि जो सरफेस है वो क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल, मतलब इस सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक और रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करवाता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, फ्रिक्शन एफएस कहते हैं। तो ये एफएस क्या कर सकता है, हो सकता है इस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर सके, आरोपित बल को संतुलित कर सकता है, और हो सकता है ये जो बल है एफएस, वो क्या करे, इस बल का विरोध भी कर सकता है। कहने का मतलब इसका सिर्फ अपोज करे, बैलेंस ना करके सिर्फ अपोज करे। तो हम इस फोर्स को क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। और भी कई सारे फोर्स है, मैं बताने वाला हूं, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। यस, देख रहे हैं आप। इतने फोर्स का जोड़ा है यहाँ पे। ये कौन सा फोर्स है, ये वस्तु के ऊपर धरातल के द्वारा या सरफेस के द्वारा आरोपित रिएक्शन फोर्स है। प्रतिक्रिया बल है जो ग्राउंड ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट पर लगा रही है। और ये जो फोर्स है वो है वस्तु का भार mg जो नीचे की तरफ है। तो मैं बता देता हूं कौन क्या क्या है, सुनिएगा। सबसे पहला F क्या है, F है आरोपित बल। F क्या है भाई, F है आरोपित बल, जिसे अपन कहेंगे अप्लाइड फोर्स। क्या बोलेंगे, जिसे अपन कहेंगे अप्लाइड फोर्स। और R क्या है, R है प्रतिक्रिया बल। क्या है R है प्रतिक्रिया बल, जिसे हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। जो कौन लगाता है, ग्राउंड लगाएगा, ऊपर की तरफ होगा। F क्या है, Fs। जो यहाँ पे Fs है, उस Fs को कहा जाता है घर्षण बल। क्या कहते हैं, घर्षण बल, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है ये, क्या बोलेंगे इसे, फ्रिक्शन फोर्स। बस, और क्या बच गया, mg क्या है, mg आप सभी जानते हैं, वस्तु का भार है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु का भार।
वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मित्रों इतने फोर्स का जोड़ा है जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कार्य करता है। क्या आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी? क्या ये सारी चीजें क्लियर है? अगर मैं एक वर्ड में यहां लिख दूं, क्या लिख दूं एक वर्ड के अंदर कि साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था का मतलब है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, एफ किसके इक्वल होगा? एफ एस के। और आर किसके इक्वल होगा? एम जी के। क्या आपको ये डेटा याद रहेंगे कि साम्य अवस्था में कैसे होगा? एफ बराबर एफ एस एंड आर इक्वल्स टू एम जी, जो बॉडी को क्या करेंगे? बैलेंस करके बैठे हैं। बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी इस अवस्था में, वस्तु पर टोटल भार जो है वो बैलेंस, संतुलित है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई फ्रेंड? बताइए जरा। यस। ए देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी ही में मिल जावा, गुल बन के यूं खिल जावा, इतनी सी है ये दिल की आरज़ू। यस। चलिए, क्या यहां तक क्लियर है? ओके ओके फ्रेंड। चलिए, तो आशा करता हूं इस जनरल डायग्राम से आपको फ्रिक्शन कहां लगेगा, कैसे लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, सारी बातें क्लियर हो गई। अब किसी के मन में ये शंका नहीं है, एनीवन नो डाउट कि एफएस की डायरेक्शन क्या होगी, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट, वो क्यों होगा। और मैं बता देता हूं, ये हर सरफेस का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हर सरफेस जो है वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग जो है फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर? हर सरफेस की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, कोई कम अप्लाई करता है, कोई ज्यादा करता है, उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। इसी कड़ी में हम कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सुनिए जरा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, और जिसके अंदर मैं पहला पढ़ा रहा हूं तुम्हें स्थैतिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, मैं कहूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, सुनिए ये क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि वस्तु की स्थिर अवस्था में, या मैं कहूं वस्तु की स्थिरता में, वस्तु की स्थिरता में आरोपित बल को, आरोपित बल को संतुलित करने वाला बल, आरोपित बल को संतुलित करने वाला बल। आया समझ में? कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट स्थिर है तो उसे स्थिर बनाए रखने वाला फोर्स, या ऑब्जेक्ट जो है, कह रहा हूं ऑब्जेक्ट को स्थिरता में लाने वाला जो फोर्स है, उसको अपन क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक बल बोलेंगे। कहने का मतलब अ फोर्स, अ फोर्स, अ फोर्स which is needed to static any object, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लग रहा है उसे स्थिर बनाए रखने के लिए जिस बल की हमें आवश्यकता होती है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसे स्टैटिक फ्रिक्शन हम कहते हैं। तो सुनिएगा कैसे होगा ये। देखें, जैसे मैंने कहा कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये m मास का ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बोला कि ये जैसे सरफेस है, देखिए ये कोई सरफेस है यहाँ पे, और इस सरफेस के ऊपर जो ये m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, ये अप्लाइड फोर्स है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अप्लाइड फोर्स है F, और इस F को पूरी तरह से बैलेंस करके बैठा है, पूरी तरह से बैलेंस करके जो बैठा है, जो ओपोजिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है,
उस फोर्स को अपन क्या कहते हैं, एफएस कहेंगे। क्या कहेंगे, एफएस कहेंगे। और ये जो फोर्स है वो क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स इधर, और ये mg लगेगा नीचे की तरफ। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहूंगा mg इधर और ये रिएक्शन इधर, ये fs। तो ये जो fs है, जो वस्तु को स्थिरता प्रदान करता है, इसी को कहा जाता है स्थैतिक घर्षण। क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया फ्रेंड, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? जो बॉडी को स्थिरता बनाए रखता है या वस्तु को स्थिर बनाए रखता है, उसी बल को क्या कहा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, स्थिर घर्षण कहा जाता है। टेल मी नाउ फ्रेंड। रंग बसंती संग बसंती छा गए, मस्ताना मौसम आ गए। रंग बसंती संग बसंती छा गए, हो मस्ताना मौसम आ गए। क्लियर है इतना? चलो आगे। ओके फ्रेंड, ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। यस, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसको हम कहते हैं सीमांत घर्षण। क्या नाम देंगे इसका, इसका नाम देंगे सीमांत घर्षण, जिसका नाम हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होगा नाम, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये क्या कहता है सुनिएगा। सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है, देखें ध्यान से। इसका मतलब ये है कि स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जहां तक वस्तु स्थिर बनी रहती है, जहां तक वस्तु स्थिर बनी रहती है, उसके पश्चात या उसके अधिकतम मान पर, उसके अधिकतम मान पर, अधिकतम मान पर वस्तु गतिशील हो जाती, या वस्तु गतिशील होना प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। क्या मतलब है सुनिएगा, क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, हम कहेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ static friction, the maximum value of static friction due to this body, the maximum value of the static friction due to it where body starts the motion, body starts the motion is called limiting friction। क्या बोलेंगे इसे अपन, इट्स कॉल्ड एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो प्यारे मित्रों, क्या आपको ये समझ आया कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ये, कि स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जहां पर वस्तु स्थिर बनी रहती है और उसके अधिकतम मान पर वस्तु गतिशील होना प्रारंभ हो जाती है, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मैं समझा रहा हूं आपको, देखिएगा क्या मीनिंग है इसका, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, आप सभी देख रहे हैं, ये कोई सरफेस है,
ये कोई ग्राउंड है और इसी सरफेस के ऊपर जो है एक m मास का ऑब्जेक्ट लाई कर रहा, दिखाई दे रहा है आपको, ये m मास का ऑब्जेक्ट है। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट होंगे देखिए, ये F अप्लाइड फोर्स, और इधर से कौन सा फोर्स आ रहा है, और इधर से लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, इधर से लगेगा रिएक्शन फोर्स, और इधर से लगेगा वेट mg। तो कहने का मतलब है ये है अप्लाइड फोर्स F अप्लाइड, ये है Fs फ्रिक्शन, और ये है रिएक्शन फोर्स R, और ये है वेट mg। अब आपको इसमें क्या समझना है, यहां तक समझ आया हुआ है फ्रेंड? गॉट इट? एनीवन हैव अ डाउट? इसका मीनिंग ये है कि ये जो Fs है ना, वो FSM कब बनेगा, कब बनेगा? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, जैसे मान लो F इज इक्वल्स टू कितना है, 10 न्यूटन, F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, तो जो Fs है वो भी कितना है, 10 न्यूटन है। ओके, समझ गए, समझ गए। मान लो अप्लाइड फोर्स बढ़ गया 11 न्यूटन, तो भी जो ग्राउंड है वो इस फोर्स 11 न्यूटन को बैलेंस कर देता है, और बॉडी क्या रहती, स्थिर रहती। बॉडी अभी भी स्थिर ही है, स्टेशनरी रहेगी। मान लो अप्लाइड फोर्स कर दिया मैंने 12 न्यूटन, तो भी ग्राउंड सरफेस क्या करेगा, इस फोर्स को भी बैलेंस कर देता है 12 न्यूटन, और बॉडी को क्या करने लगता है, स्थिर बनाए रखता है। मान लो अगर एफ आप 13 न्यूटन कर देते हो, तो बॉडी जो है वो इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को बैलेंस नहीं कर पाती है। लास्ट जो वैल्यू रखती है वो ग्राउंड सरफेस जो है वो 12 न्यूटन फोर्स ही अप्लाई कर पा रहा है। उस सरफेस के अंदर जो ओपोज करने की प्रॉपर्टी जो है, या उसके अंदर जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो 12 न्यूटन ही है। तो यहाँ पर, तो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो एफ एस है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, FSM बोलेंगे, जो 12 न्यूटन ही होगा, और इसी का नाम हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसी का नाम हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बताइए फ्रेंड, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स या स्टैटिक फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक ये बॉडी को स्टेशनरी बनाए रख सकता है, उसके बाद अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ गया तो देखो, जैसे 30 न्यूटन होगा, अब बॉडी मोशन में आ जाएगी, तो इस फोर्स को क्या नाम देंगे अपन, FSM। FSM का मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन। आया समझ में? क्या इतनी बात, ये बात पॉइंट क्लियर हुआ फ्रेंड? टेल मी नाउ यस। अखियों के ज़रों से मैंने देखा जो सांवरे, एक तू ही नजर आए, एक तू ही नजर आए, हो बंद आंखों के कमरे से, हो मैंने देखा जो सांवरे, एक तू ही नजर आए, एक तू ही नजर आए। प्यारे मित्रों, आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े ही तहे दिल से दिमाग में बस गया होगा, जम गया होगा, और अब आप कभी इसे भूल नहीं पाओगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। जिस तरह से आप बहुत सी चीजें भूल नहीं पाते हो, वैसे के वैसे अब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन भी नहीं भूल पाओगे। इसी के अंदर मैं एक नेक्स्ट कड़ी के अंदर लेके चल रहा हूं। ये ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, ये ऑब्जर्वेशंस मिले हैं कि जो FSM होता है, जो FSM होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर रिएक्शन फोर्स के, रिएक्शन फोर्स के। कैसे होगा सुनिएगा, कैसे होगा मैं अभी बताऊंगा। अगर FSM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर एन प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाई जाए तो एक कांस्टेंट आता है, वो होता है म्यू एस आर, और यहाँ पे जो म्यू एस है वो है हमारा FSM बाई आर, और म्यू एस इज इक्वल्स टू FSM बाई आर जो है, मैं इसको बादल बना देता हूं, और ये बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये बदलेगा या बरसेगा तो कहने का मतलब है बहुत ही ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं।
क्लियर। अब यहाँ पे ये म्यू एस क्या है मैं बता रहा हूं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, सुनिएगा। जहां वायर म्यू एस को हम क्या कहते हैं, म्यू एस को कहा जाता है स्थितिक घर्षण गुणांक। क्या बोलेंगे म्यू एस को? स्थितिक घर्षण गुणांक, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। क्या इतनी बात याद रहेगी आपको? म्यू एस क्या है? स्थितिक घर्षण गुणांक। म्यू एस एक मात्रकहीन, म्यू एस एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि। कहने का मतलब है इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा, विमाहीन राशि। यस, गॉट इट। कैसे? म्यू एस इक्वल्स टू एफ एस एम बाई आर। तो मुझे बताओ, ऊपर वाली वैल्यू भी न्यूटन में, नीचे वाली वैल्यू भी न्यूटन में, अभचीड़ क्या मिलेगा? मात्रकहीन। क्या होगा? यूनिटलेस, यूनिटलेस। आपके मन में उठ रहा है क्या मित्रों एक सवाल? सवाल ये है कि सर एफ एस एम प्रोपोर्शनल आर कैसे हो गया? मतलब ये वाली वैल्यू इसके प्रोपोर्शनल कैसे हो गई? ये वाली वैल्यू तो एफ के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि एफ एस एम प्रोपोर्शनल आर क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये एफ क्या है? एक्सटर्नल फोर्स एफ। एम जी क्या है? एम जी बॉडी का वेट है। तो कहने का मतलब ये है कि एम जी को कौन बैलेंस कर रहा है? ये आर। एफ को कौन बैलेंस कर रहा है? एफ एस एम या एफ एस। तो कहने का मतलब इन दोनों फोर्स की नेचर सेम है ना, आर और एफ एस एम की। आर भी बैलेंसिंग फोर्स है, एफ एस एम भी बैलेंसिंग फोर्स है, संतुलितकारी बल है। तो ये दोनों के दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करना चाहेंगे, और संतुलित करने के लिए क्या होगा? दोनों प्रोपोर्शनलिटी से आगे बढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है लॉजिक। दूसरा लॉजिक ये है कि दोनों के दोनों फोर्स जो हैं एक ही जगह से उत्पन्न हो रहे हैं, एक ही जगह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसे ग्राउंड कहते हैं। देखिए, ये भी ग्राउंड लगा रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ये भी ग्राउंड ही रिएक्शन लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब है दोनों के दोनों नेचर में सेम है, ग्राउंड के द्वारा प्रोड्यूस किए, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। म्यू एस आया है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो कांस्टेंट है। बताइए फ्रेंड, क्या इतनी बातें क्लियर हुई? क्या इतनी बातें? ये बादल जब बरसेगा खूब नंबर आने वाले फ्रेंड। टेल मी नाउ। यस, बरसो मारा गुदलिया बादल, बरसो सवाया, बरसो मारा गुदलिया बादल, बरसो सवाया। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं गतिक घर्षण। गतिक घर्षण को डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं या काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। आया समझ में? इसको डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, एक ही बात है। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गति घर्षण क्या है। गति घर्षण का मतलब है कि जब वस्तु गतिशील होती है, जब वस्तु गतिशील होती हैं, तो इस अवस्था में वस्तु की गति, इस अवस्था में वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल, उसे अपन क्या नाम देंगे? गतिक घर्षण बल नाम देंगे। सुनिएगा।
when a body remains in motion, then a retarding force act opposite to the motion of object, और इसी फोर्स का क्या नाम है? इसी फोर्स का नाम है डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। सुनिए, मैं अभी डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं। इसे एफ के से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे मित्रों? एफ के से शो करेंगे इसे। एफ के से दर्शाया जाता है। याद रहेगी ये बातें। इट्स डिनोटेड बाय एफ के। क्लियर? अब कैसे आएगा देखिए, सुनिए मैं बता देता हूं। मैंने कहा ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर क्या पड़ा है? m मास का ऑब्जेक्ट। यहां पे m मास का एक ऑब्जेक्ट। मैंने इसके ऊपर अप्लाइड किया फोर्स। ये देखिए, ये धरातल है, सरफेस है, और ये खुरदरा सरफेस है। क्लियर? इसी के ऑपोजिट क्या लगेगा? एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। बॉडी मोशन में है, ये फोर्स अप्लाई है, और ऐसी सिचुएशन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अगर बॉडी मोशन में है, तो उसको अपन क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे एफ के। क्या नाम देंगे भाई? एफ के। याद रहेगा? यस। तो एफ ये हो जाएगा मेरे पास क्या? रिएक्शन फोर्स आर, और ये हो जाएगा मेरे पास एम जी। क्लियर? तो यहाँ पे मैं बता देता हूं कि ये एफ के क्या है। यहाँ जो एफ के हैं वो है गतिक घर्षण बल, जिसे हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है इतना? इसे अपन क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये क्या कर सकता है मित्रों? ये सिर्फ ओपोज कर सकता है। किसका? एफ का। पर बॉडी को बैलेंस नहीं कर सकता, कारण इसका मैग्नीट्यूड कम होता है। ये खाली मोशन जब होता है तो धरातल क्या करता है? ग्राउंड डायरेक्शन, ओपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर? खाली ओपोज कर सकता है, इतनी शक्ति नहीं है इसमें कि ये इस कैपिटल एफ को क्या कर सके? बैलेंस कर सके। इतनी पावर नहीं है इसमें। बाकी आर बराबर एम जी तो होता ही है। पर यहाँ पर भी ये कंक्लूजन है, कि जो एफ के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर। कैसे? एफ को का जन्म कैसे हुआ? एफ के कैसे प्रोड्यूस हुआ? धरातल के माध्यम से, सरफेस के माध्यम से। आर को भी किसने प्रोड्यूस किया? सरफेस ने प्रोड्यूस किया। तो ये दोनों अपनी प्रॉपर्टी है प्रोड्यूस होने की, मतलब ओपोज करने की, इसलिए एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। तो मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं इसके आगे बढ़ूं फ्रेंड? देखिए जरा। तो एफ के इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाई, एक कांस्टेंट आया म्यू के आर। तो म्यू के इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? एफ के बाय आर। क्या आपको ये बादल याद रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापस लिख देता हूं, सुनिएगा। म्यू के इज इक्वल्स टू एफ के बाई आर। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या ये बादल याद रहेगा?
बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो सवाया, बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो सवाया, बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो सवाया। तो अब देखो आगे आगे बढ़ रहा हूं मैं। यहां पे अगर मैं बात करूं तो म्यू के क्या है? म्यू के को कहा जाता है गतिक घर्षण गुणांक। म्यू के को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट याद रह जाएगा। अब आगे देखो, आगे यहां पर मैं कहूंगा कि जो म्यू के है, म्यू के भी एक मात्रकहीन, म्यू के भी एक मात्रकहीन विमाहीन राशि है। याद रहेगा, विमाहीन राशि। तो म्यू के इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? एफ के बाई आर। आप देख सकते हैं न्यूटन बट्टे न्यूटन। और भचीड़ क्या मिला भाई? म्यू के मात्रकहीन भी है, यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी। ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई फ्रेंड? बताइए, टेल में ना, हरी अप हरी अप हरी अप। यस 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 यस। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हम एक नोट पढ़ रहे हैं और हमें ये नोट करना है कि म्यू एस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होती है म्यू के से। हमें ये प्रूव भी करना है और इस बात को हमें सीखना भी है कि कैसे। तो सुनिए जरा, अभी हमने क्या देखा कि एफ एस एम क्या आता है? म्यू एस आर के बराबर आता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एफ के इज इक्वल्स टू क्या आता है? म्यू के आर के इक्वल आता है समीकरण नंबर सेकंड। तो अगर मैं कह दूं एफ एस एम बट्टे एफ के इज इक्वल्स टू म्यू एस आर बट्टे म्यू के आर, क्या हो जाएगा मेरे पास? बताइए। बचीड़ क्या मिला? म्यू एस बट्टे म्यू के। क्लियर? तो अगर मैं इस केस को आगे बढ़ाऊं तो फाइनली क्या आएगा? फाइनली हमारे पास हो जाएगा एफ एस एम, फाइनली हो जाएगा मेरे पास एफ एस एम बट्टे एफ के इज इक्वल्स टू म्यू एस बट्टे म्यू के। गॉट इट? तो फ्रेंड हमने अभी क्या देखा? चूंकि एफ एस एम बड़ा होता है किससे? एफ के से। अरे स्टैटिक फ्रिक्शन तो बड़ा होगा ना, बड़ा होगा एफ के से। तो सीधी बात है, ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोपोर्शनल हटा था, यहाँ कांस्टेंट आया था, यहाँ भी के था, यहाँ भी के था, के कट गया। तो सीधा मैं रिजल्ट नहीं लिख सकता क्या मित्रों? कि जो म्यू एस होगा वो ग्रेटर देन होगा म्यू के से। क्या आपको ये बादल याद रहेगा? क्या आपको ये बादल याद रहेगा? यस यस, टेल मी नाउ फ्रेंड। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। चलिए यहां तक तो क्लियर है, यहां तक क्लियर। अगला पॉइंट मेरी बात सुनिएगा, एफ एस एम ग्रेटर देन एफ के हो गया। यहां से प्रश्न भी आता है, कई बार डिफेंस सेक्टर में पूछा हुआ भी, हालांकि जितना पढ़ा है उनमें से कई प्रश्न आए हुए हैं।
पर ये प्रश्न अलग से क्यों बता रहा हूं सुनिए, कि म्यू एस जो है वो ग्रेटर देन है म्यू के से, तो म्यू एस बट्टे म्यू के, मुझे बताइए ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये रिजल्ट आपको विशेष याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थितिक घर्षण गुणांक और काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब गतिक घर्षण गुणांक का जो रेशियो है वो होता है 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 के बराबर। तो आपको याद रखना 1 से ज्यादा। अगला पॉइंट, अगर मैं इसको यूं कहूं, अगर मैं इसको यूं कहूं, कैसे, क्या मैं इसको यूं भी तो कह सकता हूं मित्रों, म्यू के बट्टे म्यू एस लेस देन 1, तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य होगा फ्रेंड, ध्यान रखना लेस देन 1। किसका रेशियो पूछा है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, इस बात का विशेष ज्ञान होना चाहिए, तभी क्वेश्चन राइट होंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो एक्स ग्रुप के अंदर 5 से 6 बार रिपीट है और डबल ए एस एस आर के अंदर भी 4 से 5 बार रिपीट है, और एनडीए के अंदर भी ये पहले जो लिखाया ये वाला पॉइंट ये 2 बार आया हुआ है। तो मित्रों आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना लाजवाब और कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वजूद रखता है अपने आप में। तो बताइए फ्रेंड, एक बार कीजिए थम्स अप दबा के, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं बढ़िया जोश के साथ, बढ़िया उम्मीद के साथ। टेल मी नाउ, क्या इतना क्लियर है? यस। तो मित्रों आगे बढ़ूं मैं, क्या कहना है आपका? चलूं आगे? ओके। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है गतिक घर्षण के प्रकार। मैं कहूंगा गतिक घर्षण के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रश्न आया हुआ है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आया है। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सुनिएगा कैसे आएगा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर, देखिएगा। तो अगर मैं बात करूं गतिक घर्षण की मित्रों, तो गतिक घर्षण 2 प्रकार का होता है, आप देखेंगे ये गतिक घर्षण है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसके अगर टाइप के अंदर अगर अपन जाएं तो आप देखोगे टाइप कितने प्रकार के हैं ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है आपको। देखिएगा पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा। पहले का क्या नाम है? फर्स्ट वाले के घर्षण का नाम है शर्पी घर्षण। क्या नाम है? शर्पी घर्षण, जिसे अपन कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और दूसरा क्या है? दूसरा सर्पी के बाद में जो दूसरा फ्रिक्शन है उसको कहते हैं लौटनी घर्षण। क्या कहेंगे? लौटनी घर्षण, लौटनी घर्षण। इसे मैं नाम दूंगा लौटनी घर्षण। गॉट इट? यस, लौटनी घर्षण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसको हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे?
रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये था मित्रों गतिक घर्षण का प्रकार। देखिए मैं वापस लिख देता हूं, रोलिंग फ्रिक्शन, याद रहेगा। तो गतिक घर्षण इस तरह से हम देखते हैं कि दो प्रकार का बनता है, सर्पी घर्षण और लॉटनी घर्षण। यस, तो मित्रों ये पीडीएफ भी आप इस लिंक के माध्यम से इस वीडियो में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी फील नहीं होगी, आराम से बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आज, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सर्पी घर्षण। क्या पढ़ रहे हैं? सर्पी घर्षण, जिसको हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए जरा ध्यान से, सर्पी घर्षण बोलो या स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलो, देखिए क्या मतलब है इसका अभी समझते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? यदि वस्तु, मैं कहूंगा यदि वस्तु किसी नत तल पर, यदि वस्तु किसी नत तल पर, नत तल का मतलब है इंक्लाइंड प्लेन, नत तल पर फिसलती है, नत तल पर फिसलती हैं, तो वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल, तो वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल, वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है, सर्पी घर्षण कहलाता है। मैं वापस बता देता हूं, when a object slip upon any inclined plane then retarding force act opposite to the motion is called स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिएगा कैसे, अभी बताता हूं फ्रेंड। यस, टेल मी नाउ, रुकिए सुनिए कैसे होगा, देखिएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को समझने के लिए फ्रेंड मैं आपके सामने ये इंक्लाइंड प्लेन बना रहा हूं, आप सभी को दिखाई दे रहा है। यस, आशा करता हूं बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आया होगा आपको। ये मान लो स्लाइड इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है किसी एंगल पे झुका हुआ प्लेन है ये। मान लो ये कोई स्पेसिफिक एंगल है, क्लियर। अब यहां से क्या हुआ कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए एक m मास का ऑब्जेक्ट है, और ये रेस्ट कंडीशन मतलब इनिशियली u बराबर 0 से स्टार्ट होता है और नीचे गिरना शुरू करता है। तो फ्रेंड देखिए नीचे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ये नीचे आ रहा है कंटिन्यू, ये नीचे आ रहा है कंटिन्यू। यस, पकड़ लो इसको, यस। तो देखिए आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि इसके नीचे गिरने की डायरेक्शन ये है, तो ये क्या कर रहा है? स्लिप हो रहा है, मतलब ये सरफेस के ऐसे स्लिप होते होते नीचे गिरेगा। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर सरफेस के ओपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स नहीं लगेगा? यहाँ इसके मोशन के ओपोजिट, जो मोशन का ओपोज करेगा, वो फोर्स एक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उस फोर्स को अपन क्या नाम देंगे? उस फोर्स को अपन स्लाइडिंग फ्रिक्शन नाम देंगे। तो यहाँ पर भी इसको Fs से ही डिनोट करते हैं। Fs का मतलब ही यही है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस Fs का मतलब ही यही है, Fs का मतलब ही यही है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या ये बातें याद रहेगी मित्रों? सर्पी घर्षण, अगर कोई वस्तु क्या है, किसी नत तल पर फिसल रही है, तो वस्तु की गति का विरोध करने वाला जो बल है
वो सर्पी घर्षण है Fs। क्या होगा उसका नाम? Fs। ओके, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, लास्ट अपन समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लॉटनी घर्षण। लॉटनी घर्षण जिसको हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्या है देखना है आपको। रोलिंग फ्रिक्शन ध्यान से समझिए कि जब वस्तु किसी नत तल पर, जब वस्तु किसी नत तल पर लुढ़कती है, नत तल पर लुढ़कती है, मतलब समझ आया लुढ़कने का क्या मतलब है? नत तल पर लुढ़कती हैं तो वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल, तो वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल, उसे अपन क्या नाम बोलेंगे, क्या नाम देंगे? लॉटनी घर्षण नाम देंगे। क्या इतना समझ आया फ्रेंड? एक बार थम्स अप कर दीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। When a object roll upon the inclined surface, then retarding force act opposite to the motion is called rolling friction। इसे अपन क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन नाम देंगे। देख सकते हैं आप, ये मैंने इंक्लाइंड प्लेन बनाया है। सुनिए जरा, यस, ये मैंने इंक्लाइंड प्लेन बनाया है। ये जल्दी से देखिए, ये बॉडी यहां से अभी रोल करती हुई आपको बताने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से। ये मान लीजिए अब ये जो m मास का एक ऑब्जेक्ट था हमारे पास यहाँ पे, अब वो यहाँ कैसे फॉल होगा? ऐसे, ऐसे रोल करता हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो फ्रेंड मुझे ये बताइए, ऐसी सिचुएशन में यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब इस फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी स्लाइडिंग में थी। तो ये जो रोल फ्रिक्शन है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। मतलब जो Fr है उसे हम क्या नाम देंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, लॉटनी घर्षण। अगर वस्तु लुढ़क रही है तो लॉटनी घर्षण। आपने इसमें कोई फ्रेंड कंक्लूजन समझा क्या? आपने इसमें कोई कंक्लूजन समझा? वो क्या कंक्लूजन है देखिए, वो कंक्लूजन ये है कि F स्लाइडिंग, जो F स्लाइडिंग है वो बड़ा है किससे? F रोलिंग से। F रोलिंग से हम कहेंगे जो सर्पी घर्षण है, सर्पी घर्षण वो बड़ा होगा किससे? रोलिंग लॉटनी घर्षण से। क्या ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा? घर्षण आपके फिसलने में ज्यादा होगा, लुढ़कने में उतना घर्षण नहीं होगा जितना फिसलने में होगा। तो बताइए फ्रेंड, इतनी बातें, इतनी चीजें आपको समझ आई कि नहीं आई? आशा करता हूं आपको इस क्लास में बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई होगी। आज की इस सभा को हम मित्रों यहीं समाप्त करेंगे। फ्रिक्शन को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। और आज की सभा को यहाँ विराम देते हुए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे से आगे कंटिन्यू बढ़ाएं, ताकि जो हमारे देश के नौजवान हैं जो तैयारी कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर की, जिनका ये टॉपिक अगर मान लो अगर 1 नंबर भी अगर देता है तो मैं अपनी ज़िंदगी में कहूँगा कि मैं सफल हो गया, क्योंकि वो 1 नंबर
उनकी ज़िंदगी बना सकता है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं डिफेंस सर्विस में जाने का